दिल्ली के सटे ग्रेटर नोएडा में एक डॉक्टर दंपति रहते थे। वह दिल्ली ग्रेटर नोएडा का सेक्टर 25 का जलवायु विहार अपार्टमेंट था। उस पर L32 में डॉक्टर फैमिली रहते थे। उनकी एक बेटी थी आरुषि तलवार, उसका मर्डर कर दिया जाता है। एक दिन के बाद जब पता चलता है कि उनके घर का भी नौकर का मर्डर उनके घर के छत पर कर दिया गया है, पूरे देश की जांच एजेंसियां इस केस के पीछे पड़ जाती है। लेकिन तज्जुब की बात तो यह है कि जितना वह शक्ति और जितनी टैलेंट के साथ उस केस को पर्दाफाश करने में लगी थी, वह केस उतना ही उलझता चला जा रहा था और आज तक भी यह केस सुलझा नहीं है। यह एक मर्डर मिस्ट्री बनकर रह गया है। लोग उसके गुनाहगार के बारे में पूछते हैं कि आखिर उस लड़की का गुनाहगार कौन थे, उसके घर के सर्वेंट का गुनाहगार कौन थे, जो आज भी एक रहस्य बन गया है। दोस्तों, मैं आज इसी बिंदु पर चर्चा करूंगा। मेरा नाम परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों, आप लोग से आग्रह है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए। मैं आज आप लोग को डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार की बेटी आरुषि तलवार और हेमराज की हत्या के कहानी लेकर आया हूं, जो आज हमारे देश के लिए एक रहस्य बन चुका है। इस पर से आज तक पर्दा नहीं हटा है कि उस लड़की का, उस सर्वेंट का हत्यारा कौन था। दोस्तों, 15 मई 2008 की बात है। हर दिन की तरह आज का भी दिनचर्या उन लोग की शुरू होती है। लड़की सुबह उठती है, स्कूल के लिए रेडी होती है। 6, साढ़े 6, 7 बजे वह स्कूल के लिए निकल जाती है। डॉक्टर तलवार जो थे दंपति, वो भी रेडी होते हैं, अपने क्लिनिक के लिए निकल जाते हैं। घर में उनका नौकर बच जाता है। दोपहर के बाद डॉक्टर नुपुर तलवार अपनी बेटी को लेकर आन के घर पर रखते हैं, खाना खाते हैं, फिर वो वापस निकल जाते हैं। उसके बाद जब रात होता है 8, साढ़े 8 बजे, डॉक्टर नुपुर तलवार और डॉक्टर राजेश तलवार दोनों पति पत्नी घर पे आते हैं, अपनी लड़की से मिलते हैं, बातचीत होता है, खाना खाते हैं। उसके बाद लड़की को उन लोग एक सरप्राइज़ देना चाहते थे, चूँकि कल 16 मई हो रहा था और 16 मई को स्कूल बंद हो रहा था गर्मी की छुट्टी के लिए, और एक हफ्ते के बाद उस लड़की का बर्थडे था। और वो लड़की चाहती थी कि मैं 16 तारीख को ही अपने बर्थडे फ्रेंड लोग के साथ सेलिब्रेट करूं, तो उनको सरप्राइज़ देने के लिए दंपति ने एक कैमरा खरीदा था और वो उसको दिया। लड़की बहुत ही खुश हुई। लड़की फूला नहीं समा रही थी और होगी भी क्यों नहीं। वो उन लोग बहुत प्यार दुलार करते थे। उनकी लड़की बहुत मंथों के बाद आई थी। उन लोग डॉक्टर दंपति थे, उनके मम्मी पापा भी डॉक्टर थे, लेकिन 5 सालों के अथक प्रयास के बाद ये दंपति को IVF के जरिए वो लड़की का जन्म हुआ था, जिनका नाम था आरुषि तलवार। मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। दोस्तों, जब वो बच्ची को ये लोग कैमरा देते हैं तो बच्ची बहुत खुश होती है, फूले नहीं समाते हैं और तुरंत वो अपने मम्मी पापा को फ़ोटो क्लिक करना शुरू कर देती है, अपना फ़ोटो लेती है। और जितना उसको समझ बूझ होता है वो अपना फ़ोटो क्लिक करती है, खुश होती है। उसके बाद तब तक खाना वाना भी इन लोग खा लिए थे और उसके बाद लड़की अपने रूम में चली जाती है। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि जब वो थोड़ा बड़ा होने लगता है टीनेज में, तो वो अपने अलग रूम की डिमांड करते हैं। वो लड़की ने भी बोला था और उनके पास कहीं आरुषि तलवार को पास कहीं अपने मम्मी पापा के पास कहीं रूम आवंटित कर दी जाती है, उनको दे दी जाती है, उसी में रहती थी। इधर नुपुर तलवार सोने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। उनके पापा राजेश तलवार कंप्यूटर पर काम करने लगते हैं, लेकिन नेट काम ढंग से कर नहीं रहा था और नुपुर तलवार को बोलते हैं जाके थोड़ा राउटर ऑन कर दो। राउटर चूँकि आरुषि तलवार के घर में थी, रूम में थी। डॉक्टर नुपुर तलवार जाते हैं अपने बेटी के रूम में और राउटर ऑन कर देते हैं और चुपचाप आ जाते हैं। बेटी उनकी उस समय चेतन भगत का एक उपन्यास पढ़ रही थी। जो कैमरा दिए थे उसमें 10:10 पर लास्ट तस्वीर कैद थी। वो तस्वीर कैद होती है। सब अपने अपने रूम में सो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। 12:कुछ पर डॉक्टर तलवार भी अपना नेट बंद करके सो जाते हैं। सुबह उनके घर पर मेड आती है, 6 बजे मेड आती है, बाहर से आवाज़ लगाती है आए दिन। तो उनके घर का नौकर हेमराज घर का दरवाज़ा खोलता था, लेकिन अभी कोई नहीं निकल रहा है। सब चिंतित हो जाते हैं। फिर बेल बजाती है, फिर भी दरवाज़ा कोई नहीं खोला। तीसरा बेल में डॉक्टर नुपुर तलवार निकलती है, बोलती है क्या हो गया। बोलते हैं दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। मेड जो बोलती है भारती मंडल, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। वो बोलती है शायद वो हेमराज दूध खिलाने के लिए गया होगा, अभी खोल देगा। वो बोलती है हमको लेट हो रहा है मैडम, ऐसा करिए आप चाबी मेरे को फेंक दीजिए, मैं दरवाज़ा खोल लूँगा। फिर वो चाबी ढूंढ कर ला कर देती है और दरवाज़ा खोल कर अंदर आता है। तब तक डॉक्टर तलवार राजेश तलवार लॉन में आते हैं, लॉबी में आते हैं। जब वहाँ देखते हैं कि सामने दारू का बोतल रखा हुआ है तो आश्चर्यचकित होते हैं। अपनी पत्नी से पूछते हैं, पत्नी भी अनभिज्ञता जाहिर करती है। उसके बाद देखते हैं आरुषि का तलवार का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ है और जब झाँक कर देखते हैं तो वहाँ का दृश्य देखकर डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं।
वो चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। वो अपनी पत्नी को बुलाते हैं, पत्नी भी दौड़ कर आते हैं, देखते हैं यार उसी का मर्डर हो गया है, उसके गला पर तेज धारदार हथियार से हमला किया गया है, वो मृत पड़ी हुई है। उसी बीच में भारती मंडल भी आ जाते हैं। भारती मंडल को बताया जाता है कि देखो हेमराज लगता है हमारे बेटी को मार कर भाग गया, वो घर में नहीं है और मेरी बेटी इस मृत अवस्था में पड़ी हुई है। चूँकि भारती मंडल को आए हुए अभी 5-6 दिन हो होता है, वो डर जाती है और भाग कर बाहर जाकर हल्ला कर देती है, चिल्ली हो जाता है। आसपास मोहल्ले वाले सभी उनके घर पर आ जाते हैं। नीचे गार्ड लोगों की कोई बताता है कि पुलिस को फ़ोन कर दो, पुलिस को भी फ़ोन कर दिया जाता है। लेकिन तब तक जिस जगह पर कोई नहीं जाना चाहिए था, जिस जगह को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, जिस जगह को इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा जा रहा था, उस पर सैकड़ों की संख्या में लोग पब्लिक उसके अंदर आ जाते हैं और सारे सबूतों के साथ तहस नहस हो जाता है। उसके बाद पुलिस आती है, लाश को कब्जे में लेकर पंचनामे कर तहकीकात कर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर डॉक्टर फैमिली से पूछताछ शुरू होता है तो सब यही बताते हैं कि हेमराज हमारे घर का नौकर था, हमारे बेटी को कत्ल करके फरार हो गया। पुलिस वाले जब पूरे घर के निरीक्षण करने लगते हैं, अगल बगल रूम की तलाशी करने लगते हैं और उसके ऊपर जाने वाले टेरेस का चाबी मांगते हैं, तब वो डॉक्टर तलवार बिफर जाते हैं। वो चिल्लम चिल्ली करने लगते हैं और बोलते हैं हमारे बेटी का हत्यारा बाहर भाग गया है, आप लोग घर में ही ढूंढते रहिए, समय बर्बाद करते रहिए। अंततः पुलिस उसको हेमराज को खोजने के लिए नेपाल तक जाता है। चूँकि वो नेपाल का था और भी टीमें बनाकर उस पर बिंदुओं पर जांच की जाती है। उसके दूसरा दिन ठीक सीनियर ऑफिसर के साथ पुलिस वाले फिर आते हैं, उस घर का निरीक्षण करते हैं। इसी बीच में उनके घर में दिनेश तलवार रहते हैं, क्योंकि दूसरे दिन जिस दिन घटना हुआ था उस दिन 3-4 बजे आरुषि का क्रियाक्रम कर दिया जाता है और वो सुबह के समय में उस डेड बॉडी का राख लाने गए थे, अस्थि लाने गए थे, तो इसके लिए दिनेश तलवार थे घर पर। और जब पुलिस उस टेरेस का चाबी मांगता था तो चाबी इन लोग के पास नहीं था। ऐसा ही लोग बोलते हैं कि चाबी हम लोग के पास नहीं है। डॉक्टर तलवार को फ़ोन किया जाता है तो डॉक्टर तलवार लोग बोलते हैं कि हम अस्थि लेके हरिद्वार जा रहे हैं, तो मैं अभी घर पर नहीं आ सकता है। उनकी पत्नी नुपुर तलवार बोलती है। फिर राजेश तलवार को बहुत मकसद के बाद बुलाया जाता है। राजेश तलवार आते हैं और तब तक उस टेरेस का दरवाज़ा को पुलिस वाले तोड़ देते हैं और जब जाते हैं ऊपर तो देखते हैं कि वहाँ पर एक और शख्स का लाश पड़ा हुआ था। जब उसको शिनाख्त के लिए उनके भाई से पूछा जाता है तो भाई अनभिज्ञता जाहिर करते हैं। राजेश तलवार को बुलाया जाता है। बहुत मुश्किल के बाद जब राजेश तलवार आते हैं तो वो भी अनभिज्ञता जाहिर करते हैं। उसके बाद उस सर्वेंट जो घर में सर्वेंट हेमराज था, उसके जब दोस्त लोग को बुलाया जाता है तो दोस्त लोग एक ही झटके में पहचान जाते हैं और बोलते हैं अरे ये तो हेमराज का लाश है। यहाँ पर सोचने वाली बिंदु है कि जिस घर में नौकर काम करता था उसके मालिक नहीं पहचान रहा है डेड बॉडी को, और जिसके दोस्त थे जो मरा हुआ था उसका दोस्त लोग पहचान जाते हैं। मालूम नहीं उस समय हमारा स्टेट जो यूपी का था वहाँ का पुलिस वाले कैसा काम कर रहे थे, वहाँ के सीबीआई कैसे स्थिति में काम कर रहे थे, किसके दबाव में काम कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आता है। पुलिस वालों को थोड़ा सा भी नहीं ये समझ में आया कि हम इस रूम को सील कर दें, इस एरिया को सील कर दें और इसको गहन जांच पड़ताल करें, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन का विषय था, जांच पड़ताल का विषय था। लेकिन पुलिस वहाँ पर थोथा साबित होता है। और अब तक जो केस था कि हेमराज मार कर लड़की को भाग गया था, अब ये हो गया कि हेमराज तो नहीं मारा, कारण कि हेमराज खुद मर गया था। अब होता है कि हेमराज और उसी को किसने मारा, ये अलग फिर एक कहानी बनकर आती है। तो वहाँ पर ऐसा आता है कि एक था विष्णु शर्मा जो हेमराज के पहले नौकर था। अब सवाल आता है कि विष्णु शर्मा ने हेमराज से दुश्मनी निकालने के लिए पहले हेमराज को मारा होगा और ये घटना को आरुषि देख ली होगी तो फिर आरुषि को मार दिया। जब जांच पड़ताल किया गया तो पता चला कि उस रात जिस रात घटना हुआ था उस रात विष्णु शर्मा अपने गांव नेपाल में था। तो ये भी पुलिस कैंसिल कर देता है। अब शक की सुई आरुषि तलवार की पापा मम्मी राजेश तलवार और नुपुर तलवार पर जाता है। पुलिस शक्ति से पेश आता है और उनको गिरफ्तार कर लेता है। ऐसा लोग शक करते हैं कि आरुषि तलवार और हेमराज संबंध बना रहे थे, रिलेशनशिप में थे, और जिसे राजेश तलवार ने देख लिया और गुस्सा में पहले हेमराज को मारा, उसके बाद आरुषि को मार दिया। पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इधर जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो उनका ड्राइवर के द्वारा एक पॉइंट बताया जाता है कि एक बार मैं हेमराज से बात करते हुए कृष्णा को सुना था। कृष्णा उनके क्लिनिक में सर्वेंट था। यहाँ पर चर्चा होती है कि वो बोल रहा था, एक बार डॉक्टर तलवार ने उसको बुरी तरह से डांटे तो बोल रहा था कि मैं ज़रूर इस डॉक्टर को सबक सिखा कर रखूँगा, हो सकता है इस मर्डर में उसी का प्लान होगा। सीबीआई कृष्णा को उठा लेते हैं। कृष्णा के बाद उसके दोस्त राजकुमार और विजय को उठा लेते हैं और फिर उन लोग को जेल में डाल देते हैं और इनको बरी कर देते हैं। उसके बाद नुपुर तलवार के ऊपर भी केस हो गया था, वो भी समर्पण करते हैं, उनको भी छोड़ दिया जाता है। अब दोस्त यहाँ पर एक पॉइंट और आने लगता है
कि हेमराज ने लोन लिया था और शायद हो सकता है लोन ले लिया था तो उसका पैसा ज़्यादा हो गया होगा, तो लोन वाले आए होंगे और रात में उसको पहले हेमराज की हत्या कर दिया और उस हत्या को आरुषि ने देख लिया होगा तो आरुषि को भी हत्या कर दी। दोस्तों ये सब कुछ बिंदु हैं जिस पर गौर करने की बात है। और हमारा देश का CBI और स्टेट पुलिस उत्तर प्रदेश इस चक्रव्यूह में फंसकर इस तरह से अपने आप को बेबस महसूस करने लगे हैं कि आज तक उस लड़की और उस सर्वेंट के हत्यारा का पता नहीं चल चुका है। इसी बीच में CBI की दूसरी टीमें भी गठित होती है, इस बिंदु पर चर्चा करती है, लेकिन आज तक ये केस उलझा ही रहा, इसका रहस्य आज तक नहीं पता चला। आज हमारे देश के सामने इतने सालों के बाद 16 साल बीत जाने के बाद भी ये रहस्य गहरा ही है कि आज तक हेमराज और आरुषि के हत्यारा कौन थे। जब CBI की दूसरी टीम बनाई गई थी तो उसने फिर से आरुषि के माता पिता को दोषी करार दिया था, लेकिन 4 साल के बाद 4 साल जेल में रहने के बाद फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। सबूतों के अभाव में, गवाहों के बयानों को फिर बदल के अभाव में उन्होंने उस केस को समाप्त कर दिया और बोला कि डॉक्टर तलवार गुनाहगार नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि देश में न जाने ऐसे कितने भी हत्याएं होती है, मर्डर होते रहते हैं और आरोपी सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी हो जाते हैं, छूट जाते हैं और बिंदास समाज में घूमते रहते हैं और फिर कभी ऐसा मौका मिलता है तो उस घटना से बाज नहीं आते हैं। हमारा देश का खुफिया एजेंसी, हमारे देश का CBI, हमारे देश का स्टेट पुलिस इस तरह से ऐसे बड़े बड़े घटनाओं में जब थोथा साबित होता है तो सोचिए कि भाई किसी घर में गरीब की हत्या की जाती है तो पुलिस क्या औपचारिकताएँ करती है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि सारे केस में पुलिस ऐसा ही करता है, लेकिन बहुत सारे केस ऐसा है जिसका आंसर मिलने के पहले ही केस समाप्त हो जाता है और लोग हाथ पर हाथ धरे बैठते हैं। आज आरुषि हेमराज हत्याकांड में यही हुआ। आज भी एक सवाल है, उस बच्ची का निर्मम हत्यारा कौन है, उस नौकर का निर्मम हत्यारा कौन है, वो आज भी एक पहेली बन चुका है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को प्रताड़ित नहीं करना है, अपने वीडियो सुनने वाले देखने वाले को सचेत करना है, जागरूक करना है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग जहाँ भी रहिए सचेत रहिए, जागरूक रहिए और अपने आसपास लोगों पर ध्यान रखिए। हमारे घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हमारी बेटी के साथ कौन बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, पूरे बिंदुओं पर जांच करना चाहिए। अपनी प्रतिष्ठा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और जहाँ भी रहें आप लोग स्वस्थ रहें। दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय